बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त। चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है, उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। हिंदुस्तान का इतिहास का एक पन्ना हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान की किताब में फाड़ करके फेंक दिया गया। यह इतिहास रचा गया है नक्सलवाद को भारत में जड़ से खत्म करके। एक दौर था जब पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुई और यह शुरुआत इतनी विभत्स थी कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों के कई जिलाधिकारी ऐसे थे जिनको बंधक बनाया नक्सलियों ने। आम जनता को, ग्रामीण लोगों को, जंगल में रहने वालों को अपने साथ में कुछ इस तरीके से जोड़ा नहीं, दबाव बनाया, उनकी घेराबंदी की, उनके हकों की बात इस तरीके से की कि उन्होंने बंदूकें उठा ली। खुलेआम हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का एक ऐसा तबका तैयार हुआ जिसे हम नक्सल के नाम से जानते हैं, माओ के नाम से जानते हैं, माओवादियों के नाम से जानते हैं, और अपने ही हिंदुस्तान के लोगों पर उन्होंने भीषण गोलीबारी की, नरसंहार किया। विकास के ऐसे कई काम जो उन इलाकों में आज से कई दशक पहले पहुंच जाने चाहिए थे, नहीं पहुंचे। सिर्फ इतनी ही बात नहीं, वो विकास के काम पहुंच जाते तो भी एक बात थी, भयंकर नरसंहार हुआ। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के न जाने कितने जवान बलिदान हो गए नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए उन इलाकों को। लाल क्रांति, इन्होंने कहा कि क्रांति बंदूक की नोक से निकलती है। धीरे धीरे तेंदुपत्ता, मिनरल्स, जंगल में पाए जाने वाले ऐसे तमाम खनिज, उनका ऐसा कारोबार का एक रास्ता तैयार हुआ जिसमें हजारों करोड़ रुपए की भारत के भीतर पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो गई। और वो सारा पैसा जो वहां से आता था भारत के विरोध में ही, भारत के लोगों पर अत्याचार में लगाया जाता था। हमारे अर्धसैनिक बलों के जवान शहीद होते थे, उनका बलिदान होता था। भारत में आजादी के समय से ही अशिक्षा, गरीबी ये मौजूद थी। सरकारों के प्रयास हुए इसे दूर करने के लिए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसी गरीबी और शिक्षा से कुछ विदेशी ताकतों ने विचारधारा का सहारा लेकर इसे हथियार बनाया। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उन हाथों में हथियार दे दिए गए। ग्रामीण आदिवासी इलाकों में गरीबी और अमीरी के बीच का ऐसा संघर्ष कराया गया जिसमें कभी न भरने वाले जख्म दिए गए। देश आजाद हुआ, महज 1.5 दशक बीते थे। चीन से माओवादी विचारधारा ने पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया। 1967 में जब पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से आदिवासी और किसानों ने जमींदारों के द्वारा होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि देश में नक्सलवाद की जड़ें कितनी गहरी जम चुकी हैं। गांव में हुई नक्सली हिंसा जमींदारों पर आदिवासियों की विजय यात्रा के गाथा के रूप में माओवादी विचारधारा के वाहकों ने प्रचारित किया। देखते देखते नक्सलबाड़ी से उठी ये चिंगारी आग का गोला बन गई। इसने देश में कुछ सालों में कई राज्यों को अपनी चपेट में लिया। इतना ही नहीं, ये नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि इसे रेड कॉरिडोर का नाम दिया गया। एक तरफ नक्सली अपने नेटवर्क का जिस तरीके से इस्तेमाल करते थे उसका विस्तार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सरकार गरीबी और भारत में ऐसे लोगों के बीच की खाई को पाटने में लगातार लगती रही। लेकिन भारत के ही वीर सपूतों के बीच एक ऐसी स्थिति बनकर के खड़ी हो गई जहां उनके बलिदान को कोई रोक नहीं पाया। नक्सलियों को लग रहा था कि ये स्थिति आगे वो बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लगातार एक अभियान चलाया, एक तारीख दी और
उस तारीख में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए एक ऐसी व्यूहरचना तैयार की गई जिससे भारत में नक्सलवाद का अंत हो सके। दंतेवाड़ा का चाहे हमला हो, चाहे उड़ीसा में एक डीएम को किडनैप करने की बात हो, कांग्रेस की पूरी एक लीडरशिप चेन ही खत्म हो गई। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो इन नक्सलियों के नक्सली कांड में हमारे देश ने देखे हैं, भुगते हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अपनी बात रखते हुए पूरे देश को सूचित किया है कि भारत से नक्सलवाद का अंत हो गया है। नक्सलवाद का अंत होना भारत के इतिहास में, भारत के विकास के रास्ते में एक ऐसा अध्याय है जो अपनी तरह से देश को आगे ले जाने के लिए, देश में सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए और ऐसे राज्यों में जहां पर अब तक ग्रामीण और आदिवासी लोगों को लगातार बरगलाया जाता था, अब उन्हें मुख्यधारा में शामिल किए जाने की एक प्रक्रिया शुरू होगी। आज इसी नक्सलवाद पर हम चर्चा करेंगे। भारत में वामपंथ है, लेफ्ट की पार्टियां हैं, सीपीआई है, सीपीएम है, ये वामपंथी विचारधारा के साथ में राजनीति करती हैं। कभी पश्चिम बंगाल और मौजूदा समय में केरल में इनकी सरकार दिखती है, लेकिन धीरे धीरे वामपंथी विचारधारा का पतन हुआ है भारत के भीतर। लोग हैं जो राजनीति के जरिए अपनी उस विचारधारा को अभी भी पोषित करने में लगे हैं, लेकिन अब उनका दायरा भी सीमित हो चुका है। और क्या भारत में वामपंथी विचारधारा के जरिए किसी नक्सली आंदोलन को या नक्सलवाद को फिर से शुरू किया जा सकता है? ये जो ख़त्म हुआ है, इसको हम किस तरीके से समझें? ये कितना बड़ा चैप्टर था और किस तरीके से इस चैप्टर को ख़त्म किया गया? भारत का ये लाल कॉरिडोर किस तरीके से अब ग्रीन कॉरिडोर और डेवलपमेंटल कॉरिडोर में बदलेगा? इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे आज शेखर वार्ता में। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बयान। नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। हर तहसील पंचायत में पीएचसी, सीएचसी बने, इनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, 5 किलो अनाज मिल रहा है, गैस के चूल्हे वितरित होते जा रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला? मैं 50 बार कह चुका हूं सार्वजनिक मंचों पर, बस्तर में जाकर, बस्तर के हर तहसील में जाकर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वसन की व्यवस्था करेगी, मगर हथियार नहीं डालेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। 24 अगस्त 2024 को माननीय देश के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात की घोषणा सार्वजनिक रूप से की थी कि 31 मार्च 2026 तक प्रदेश और देश नक्सल हिंसा से मुक्त होगा। और आज उसी बात की घोषणा पूरे देश के सामने लोकसभा में खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आज अमित शाह जी ने किया है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सफलता है। नक्सलवाद खत्म हुआ, इसका स्वागत। लेकिन नक्सलवाद के अंदर शहादत किसने दी? शहादत कांग्रेस ने दी। कांग्रेस का पूरा नेतृत्व खत्म हुआ इसके अंदर। सलवा जुडूम हमने शुरू किया, हमारा पूरा का पूरा नेतृत्व मार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मारा गया, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, और आप हम पे सवाल खड़े कर रहे हो। लोग देश के लिए शहादत देते हैं, जो लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हैं, पार्लियामेंट से लेकर सीमा तक, उनके साथ अन्याय, समाज में जात मजहब और कपड़ा देखकर अन्याय। तो कोई माँ के कोख से नक्सली या टेररिस्ट या बदमाश नहीं पैदा होता है। अगर सरकार लगातार इस तरह की दमनकारी नीति अपनाई रहे, भेदभाव करती रहे, लोगों में असमानता का भाव रहे, तो भाषणों में तो अच्छा लगता है, जमीन पर वो हकीकत नजर नहीं आती है।
हमारी शिकायत कहिए ये रहती है कि वो देश के गृह मंत्री की तरह नहीं बोलते। ये नॉन पार्टीजन अप्रोच उनका हो सकता था, क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर जब चर्चा होती है तो आपको एक समग्रता में बात करनी चाहिए थी। उस दौर में ऐसा था, इस दौर में ऐसा है। कल को कोई और सरकार आएगी तो आपके पुलवामा पहलगाम के फेलियर को इतना महिमा मंडन करके बताएगी कि आपको मुश्किल होगी। जिस तरीके से भारत में एक नहीं दो नहीं, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एक के बाद एक राज्य इन नक्सली वारदातों से, नक्सलियों के प्रभाव से प्रभावित होते गए। बड़े बड़े हिस्से इस देश के ऐसे थे जहां पर विकास की एक किरण तक नहीं पहुंची, और ये कब से? 1967 से। हमारे जिस तरीके के देश के भीतर सरकारों के कामकाज रहे, जिस तरीके के सरकार की तरफ से प्लानिंग रही, उसका परिणाम ये रहा है आज की तारीख में कि एक बयान आया कि नक्सलवाद से भारत मुक्त हो गया है। ये अपने आप में एक ऐसा ऐतिहासिक मौका है जिसके बारे में अब आने वाली पीढ़ियां सिर्फ पढ़ेंगी, लेकिन एक पीढ़ी ऐसी है जिसने इस नक्सलवाद को पैदा होते हुए, पनपते हुए, चरम तक जाते हुए और उसके बाद इसके पतन को सामने से देखा है। आज हमारे साथ ऐसे ही गेस्ट का पैनल मौजूद है। हम उन सब से एक एक करके बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे साथ में राजीव रंजन जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। अजय सिंह जी हैं, सीपीआई के लीडर हैं, बहुत स्वागत है आपका। आलोक राज जी हैं, रिटायर्ड एडीजी हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिहार से हमारे साथ में जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राजकुमार रंजन जी हैं, आरजेडी से हमारे साथ में जुड़े हैं। संतोष दास जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। मैं सबसे पहले अजय जी आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप वामपंथ की विचारधारा से प्रेरित हैं, भारत में जिस तरीके से माओवाद, नक्सलवाद पैदा हुआ, पनपा, और आज जब ये कहा जा रहा है कि नक्सलवाद भारत की जड़ों से ख़त्म हो चुका है, इसको लेकर के आप अपना राजनीतिक परिदृश्य किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया शुरू से ही नक्सलवाद का कभी समर्थक नहीं रहा है, लेकिन हमारे गृह मंत्री ने जो घोषणा किया वो 100% अगर सही हो तो उसको मानने की बात है। लेकिन आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था देश को हम बेरोजगारी मुक्त कर देंगे, शिक्षा का व्यवसाय कर देंगे, कई चीजों पर उन्होंने चर्चा किया। लेकिन नक्सलवाद जो है उसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या, जब तक इस देश में असमानता रहेगा, गरीबी रहेगी, शोषण रहेगा, दलितों का शोषण होगा, तब तक कहीं ना कहीं नक्सलवाद को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम नक्सलवाद का की विरोध करते हैं, लेकिन आपको एक चीज करना चाहिए, जितने भी गरीब पिछड़े राज्य हैं वहां भी नक्सलवाद क्यों पनपा, इसके पीछे जो हमारी सरकार की चेतना होनी चाहिए, लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, राजनीतिक रूप से चेतना जगाने की जरूरत है। लेकिन आप बार बार घोषणा करते हैं, जैसे आप जबरिया जमीन अधिग्रहण करते हैं। अजय जी देखेंगे ठीक है, आपने जो बात कही है, अब मेरा सवाल आपसे है, ये है, आप ये कह रहे हैं कि जब तक असमानता रहेगी, पश्चिम बंगाल में 35 साल तक आपका शासन रहा, ज्योति बाबू जैसे मुख्यमंत्री रहे, बुद्धदेव भट्टाचार्य उसके बाद रहे, एक से एक लीडर आपके पास थे। केरल में आज भी आपकी सरकार है, बताइए इन दोनों राज्यों में अगर असमानता आपने खत्म कर दी हो, सरकार आपकी है। आप देखिए, केरल का लिटरेसी परसेंटेज 100% हो गया, और हमने कहा, मुख्यमंत्री विजयन ने घोषणा किया कि केरल में एक भी गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति नहीं, आंकड़े के साथ हमने प्रस्तुत किया। सवाल ये उठता है
कि आपका विजन क्या है जनता के बीच में काम करने का। जब काम करने का सिलसिलेवार शुरू होता है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में विश्वास जागता है, लिटरेसी जागती है, लोगों में जागरूकता आती है, लोगों को समझ में आता है क्या समानता दूर हुई। तो केरल में 100% साक्षरता है, तो वहां आप जाके देख सकते हैं कि वहां का जो मिनिमम जो कहते हैं हम जिसको कहते हैं आप कि जो इनकम है वो भी सभी राज्यों से अधिक है। और न्यूनतम मजदूरी का दर भी 700 रुपया से 800 रुपया है। तो कई चीजों पर आपको गहनता से काम करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, झारखंड में ठीक भी है। आपने देखा अजय जी, हमने आपकी बात को समझा। मोटे तौर पर आपका जो पॉइंट पॉइंट है वो लोगों तक पहुंच चुका है। हम इस चर्चा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से 1967 में नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल ये आंदोलन पनपा और उसके बाद अक्रॉस द इंडिया एक लाल कॉरिडोर ही बन गया और बड़े लंबे समय तक ऐसी स्थिति रही कि देश के कई राज्यों में या ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार रही। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आई भी है तो हाल फिलहाल के समय में है, लंबे समय तक कांग्रेस ने राज्य किया। तो ऐसे में यह कभी नहीं हुआ कि नक्सलवाद पहली बात तो पनपता नहीं, और अगर पनप गया था तो संसद के भीतर एक कहने का मादा होता किसी देश के गृह मंत्री में या प्रधानमंत्री में कि नक्सलवाद को जड़ से भारत में समूल नष्ट कर दिया गया है। क्या टेक है जब अमित शाह ने यह बात संसद में कही है? कांग्रेस कैसे देख रही है इसको? अनम्यूट कर दीजिए पहले। आ रही आवाज राजू जी? नहीं, आपकी आवाज आई नहीं। मेरे साथी आपको कांटेक्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे क्या करना है। तब तक मैं राजकुमार राजन जी से सवाल ले लेता हूं। प्रवक्ता हैं आरजेडी के। बिहार झारखंड एक समय पर संयुक्त था, अभी भी बिहार और झारखंड में लंबे समय तक नक्सलियों का प्रभाव देखा जाता रहा। अब जब यह घोषणा हुई है संसद में, आपको लगता है कि इसका एक अलग तरीके का इंपैक्ट पड़ेगा देश पर भी और इन राज्यों पर भी? डॉक्टर राजकुमार। शेखर जी, यह एक गंभीर मुद्दा है और जिस गंभीरता की एक जरूरत थी, मैं समझता हूं कि संसद भवन में उस गंभीरता के साथ हमारे माननीय गृह मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में जाहिर है कि वह देश का एक भाग जो नक्सलवाद से प्रभावित है, नक्सलवाद जो समस्या है, उन समस्याओं के समाधान की तरफ नहीं, जबकि हिंसक गतिविधियों के द्वारा नक्सलवाद को कैसे खत्म की जाए, इस पर चर्चाएं ज्यादा हुई। लेकिन देश को जरूरत यह है कि आखिर नक्सलवाद हमारे देश में नक्सली कैसे पनपे। जब तक उसके जड़ में नहीं जाएंगे, जब तक उनकी उन समस्याओं को नहीं समझेंगे कि यह पनप क्यों रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। देश के आजादी के इतने वर्ष हो गए, देश के विकास की भागीदारी में क्या हमने एक राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक संरचनाओं के आधार पर जो नक्सलवाद से प्रेरित हैं, उन प्रेरित व्यक्ति को क्या हमने बुनियादी तौर पर एक अच्छी शिक्षा दी, उसको क्या रोजगार प्राप्ति के लिए योजनाएं चलाई गई, जिन कारणों से स्थानीय मुद्दे थे, उन स्थानीय मुद्दे को समाधान किया गया। इसका जवाब तो आप ही लोगों को देना है राजकुमार जी। 15 साल तक लालू प्रसाद यादव का शासन रहा, उससे पहले भी कांग्रेस का शासन रहा। बिहार में, झारखंड में, संयुक्त बिहार झारखंड में नक्सली अगर पनपे तो जिन बिंदुओं की ओर आप ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं इस चर्चा में, वो तो आपकी ही सरकार को बहुत पहले, बरसों पहले दूर कर देने चाहिए थे। नहीं, ये देखिए शेखर जी, मैं समझता हूं कि आप जिन गंभीर मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, उन डिबेट को उन संदर्भों में समय सापेक्ष के आधार पर समझना होगा।
आप सीधे 20 साल पहले जाएंगे और समाधान आज के समय में ढूंढेंगे तो वह समाधान हकीकत में नहीं तब्दील होगा। हकीकत में उन समस्याओं के समाधान करने के लिए समय के परिप्रेक्ष्य में समकालीन समय को समझना होगा। जो आज का समय है उन समय के आधार पर उसका समाधान ढूंढना होगा। हमने क्या किया नहीं किया, निरंतर उस पर काम किया और बहुत सारे सुधार की योजनाएं हमने चलाई। आप जानते हैं कि हमारी पार्टी का मुख्य जो प्रमुख बिंदु है सामाजिक न्याय की अवधारणा है और सामाजिक न्याय की अवधारणा में एक हमारा समाज जो हाशिए पर था उस हाशिए के केंद्रीय विकास की धुरी में लाने के लिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए। लगातार हमने शिक्षा पर बात की, रोजगार पर बात की, जमीन के बंटवारे की बात की। जो हाशिए का समाज है वह क्यों ऐसा है, उस गंभीरता से उस बात को हमने चलाया, उस पर जो सोच विचार किया, विमर्श किया और उसको मुख्य धारा में लाने के बहुत सारे कार्यक्रम हमने किया। लेकिन जिस तरह से आज जो नक्सलवाद का समाधान बल प्रयोग के द्वारा, हथियार के द्वारा और हिंसक गतिविधियों के द्वारा समाधान ढूंढा जा रहा है, मुझे लगता है कि वर्तमान समय के लिए यह समाधान नहीं है। समाधान है मल्टी एजेंसी फीडबैक लेना चाहिए, स्थानीय आधार पर वहां के समस्याओं को समझना होगा, वहां के प्रशासन को भागीदारी देना होगा, स्थानीय भागीदारी चाहिए, विकास रोजगार की बात करना होगा। जो भूमिहीन व्यक्ति है वहां जो हथियार उठाने के लिए मजबूर होता है उनके समस्याओं को भी समझना होगा। सिर्फ आप नक्सलवाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को खत्म कर देंगे, समस्या को समाधान नहीं करेंगे तो यह मूल बिंदु नहीं हो सकता है। यह बहस का मुद्दा हो सकता है, विमर्श का मुद्दा हो सकता है, बल प्रयोग के माध्यम से आप शांत तो कर देंगे, लेकिन उन मुद्दों को समझना होगा कि वो पनप क्यों रहा है। क्या हमने सरकार के द्वारा वह साहस किया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इस सवाल को, ठीक है, मैं एक आपकी बात को थोड़ा सा पलटता हूं। आपने जो बात कही है, अगर सरकार की तरफ से बल प्रयोग करके नक्सलियों के हथियार डलवा करके उनसे बातचीत या उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश हो रही है, इसको आप जायज नहीं मानते, तो क्या जो नक्सली हमारे अर्धसैनिक बलों के, प्रशासनिक अधिकारियों के, भोले भाले आदिवासियों के नाम पर खून बहाते रहे हैं इनका, उसको जायज ठहराया जा सकता है? जो कहते रहे हैं कि क्रांति बंदूक की नोक से निकलती है। मैं शेखर जी पहले ही अपने स्टेटमेंट में कहा कि किसी भी हिंसक गतिविधि का राजद विरोध करती है, वह चाहे आदिवासी के द्वारा, नक्सलियों के द्वारा हो, चाहे सरकार के द्वारा हथियार बंद किया जाता हो। चलिए ठीक है, जब तक स्थानीय मुद्दों को हम नहीं केंद्र में लाएंगे उसका समाधान स्थानीय मुद्दे को समाधान करने में है, ठीक है, प्रयोग में नहीं है। अब ठीक है, हम इस चर्चा को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कांग्रेस से जवाब लेते हैं। मेरे ख्याल से अब राजीव जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, राजीव जी की आवाज हम तक क्यों नहीं पहुंच रही है, इस बात को अभी भी देखना होगा। आलोक राज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी हमने सुना, सीपीआई की बात सुनी, आरजेडी की बात सुनी, और मेरे ख्याल से कांग्रेस का भी यही रुख होगा कि हमने तो अपनी लीडरशिप को भी खोया है। झीरम घाटी में जो हुआ था वो हम सबको पता है, हमारे कितने अर्धसैनिक बलों के जवान चले गए, शहीद हुए, बलिदान हुए। अब सवाल इस बात का है कि जब सरकार ये बात कह रही है मौजूदा कि हमने नक्सलवाद का समूल नाश किया है, तो इसको लेकर अब किस तरीके की आगे की चीजें होनी चाहिए? जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, खास तौर से उन इलाकों में, बस्तर, अबूझमाड़, अब शुरू होता है। आपको लगता है कि हमारे प्रशासन के द्वारा अब उन चीजों का वहां पर प्रादुर्भाव होगा जो अब तक नहीं था, जिसकी वजह से यह क्रांति किसी बंदूक की नोक से निकालने की कोशिश हो रही थी? शेखर जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलें आप। मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। आलोक जी, आप अपनी बात रखें। पहले तो आप एक संशोधन कर लें, मैं रिटायर्ड एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नहीं हूं, मैं रिटायर्ड डीजीपी हूं बिहार। मैं माफी चाहता हूं, संशोधन आप कर लें। मैं माफी चाहता हूं और इसको तत्काल हम सुधार रहे हैं। अब आप अपनी बात रखें। दूसरी बात कि ज्वाइंट बिहार में कई जिलों में मैं एसपी के पद पर रहा और उस दौरान नक्सल ऑपरेशंस को या नक्सलवाद को करीब से देखने का अवसर मिला। इसके पश्चात 2004 से लेकर 2011 तक मैं सीआरपीएफ में डीआईजी और आईजी के पद पर कार्यरत रहा और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाकों में मैंने एंटी नक्सल ऑपरेशंस को लीड किया
और नक्सलवाद को करीब से देखने का अवसर मिला। नक्सलवाद को आप दो तरह से देखिए, एक नक्सल विचारधारा और दूसरा नक्सल हिंसा। पहले तो आज 31 मार्च 2026 एक ऐतिहासिक दिन हो गया जब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने संसद में यह घोषणा की कि देश नक्सलवाद से मुक्त हो गया। इस पर कई वर्षों से काम चल रहा था और आज का दिन वाकई उन सभी वीर पुलिस पदाधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के जवानों को सैल्यूट करने का दिन है जब उन्होंने यह मौका देशवासियों के सामने दिया है। और साथ ही उन साथियों को भी श्रद्धांजलि स्वरूप सम्मान देने का दिन है जिन्होंने इस लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। तो नक्सलवाद विचारधारा और नक्सलवाद हिंसा। 1967 में जब नक्सलवाद प्रारंभ हुआ तो वो विचारधारा से ज्यादा प्रभावित था, प्रेरित था। उसके बाद उसमें हिंसा का पुट आया और धीरे धीरे बिहार, ज्वाइंट बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में नक्सलवाद पनपा, फैला और तब नक्सल मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य हो गया लेवी कलेक्शन, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर अपना लेवी करना। और चूंकि सुरक्षा बल इसमें अपोज करते थे, चाहे वह स्थानीय पुलिस हो, शुरू में तो स्थानीय पुलिस, बाद में जब इसका जो वायलेंस का जो क्वांटम था वो बढ़ गया तब सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को लाना पड़ा। तो नक्सल हिंसा एक ऐसी चुनौती बन गई थी इन सभी राज्यों में जो विकास को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही थी। विकास के कार्यों के लिए यह आवश्यक है कि वहां का माहौल जो हो, वहां का जो वातावरण हो, वह अनुकूल हो। ऐसा बिहार का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, सरकार आपकी सरकार आपके द्वार। इस एक्सपेरिमेंट के तहत, इस परियोजना के तहत बिहार सरकार ने सेंट्रल बिहार के उन इलाकों में डेवलपमेंट स्कीम्स गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया जो नक्सलवाद से प्रभावित थे। और देखते देखते नक्सलवाद सेंट्रल बिहार से खत्म हो गया। उसके बाद झारखंड में भी जो कुछ कोर नक्सल एरिया थे, जैसे सारंडा फॉरेस्ट, जुबरा पहाड़, पारसनाथ हिल्स, पोराहाट, साउथ रांची, तो ये सब एरिया में नक्सल कैडर्स सिमट गए अपने हथियारबंद दस्तों के साथ। और ये बार बार सरकार ने ऐलान किया कि आप हथियार डालें, आपसे वार्ता की जाएगी और आपको रिहेबिलिटेशन के लिए भी आपको अवसर दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा घोषित सरेंडर पॉलिसी इतनी अच्छी है और इसमें जो भी नक्सल सरेंडर करता है हथियार के साथ, उसके लिए उसके रिहेबिलिटेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन यदि नक्सल ये चाहता है कि वो गोली से पुलिस बलों के मनोबल को खत्म करेगा, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस के माध्यम से पुलिस के वाहनों को उड़ाएगा, उनके ऊपर बॉम्ब का प्रहार करेगा, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा बल पीछे नहीं रुक सकती है। गोली का जवाब तो गोली से देना ही होगा। तो ये एक ऐतिहासिक पल है, एक ऐतिहासिक घड़ी आई है देश के इस लाल कॉरिडोर से। जो आतंक, नक्सल आतंक मैं कहूंगा, या नक्सल हिंसा का जो प्रभाव खत्म हुआ है, वो आगे विकास का रास्ता प्रशस्त करेगा। और जहां तक सब लोगों की बात मैं सुन रहा था कि नक्सलवाद क्यों पनपा, अब क्यों पनपा नक्सलवाद, 1967 के इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद से गंगा में बहुत पानी बह चुका है और हर क्षेत्र में सरकार द्वारा विकास का काम किया जा रहा है। ठीक बात है आलोक जी, जो जहां तक हम पहुंच गए हैं उस जगह से अब शायद हमें आगे देखने की जरूरत है। मैं इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। आपने बहुत महत्वपूर्ण निश्चित तौर पर बिंदु रखे हैं इस चर्चा में। मुझे लगता है कि राजीव जी, अब आपकी तकनीकी दिक्कत दूर हो गई है, जो आवाज नहीं आपकी हम तक पहुंच रही थी। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि कांग्रेस का लंबा शासन रहा, नक्सल आंदोलन आप ही के समय पर पैदा हुआ, आगे बढ़ा और आज खत्म हुआ है। तो आपकी सरकार नहीं है, लेकिन यह बात सही है कि लंबे समय तक देश में आपका शासन रहा, नक्सलवाद को खत्म होना चाहिए था। अब जब खत्म हुआ है, इसका ऐलान हुआ है, तो कांग्रेस क्या सोचती है इस विषय पर?
आपको याद होगा कि पूरी के पूरा का पूरा नेतृत्व हमारा इसका शिकार हुआ। सर्वा जुलूम अगर किसी ने शुरू किया तो वो कांग्रेस ही था। अब 2011 में झारखंड के समृद्ध वन क्षेत्रों में शुरू की गई सारंडा कार्य योजना को याद कीजिए, जिसको लेकर के श्री विजय कुमार ने लगातार अपनी बातों को रखने का काम किया था। आज ये जो बातें हो रही है संसद के अंदर, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी कि अगर इसकी समाप्ति होती है, क्योंकि झारखंड में सबसे ज्यादा दर्द फैला है इसका, और झारखंड में लगातार इस प्रकार की चीजों को लेकर के काम करते रहिए। अब ये क्रेडिट लेने की जो हो है ना, अगर ये सरकार की घोषणा सांख्यिकीय रणनीतिक रूप से एक बड़ी उपलब्धि दर्शाती है, लेकिन हाँ ये बात है कि नक्सली हिंसा में गिरावट आई है, लेकिन हालांकि वास्तविकता में इसका पूर्ण अंत के बजाय निर्णायक नियंत्रण के रूप में हम इसको देख सकते हैं, लेकिन जो इसके कारण वास्तविक है उस पर काम करने की आवश्यकता है। घोषणा करना, श्रेय लेना, ये चीजों को अगर हम ध्यान में देंगे तो कहीं ना कहीं या दूसरे पूर्ववर्ती सरकारों को हम नीचा दिखाने का काम करेंगे संसद के अंदर। की गंगा में पानी जो है वो बहुत बह चुका, पानी नहीं खून बहुत बह चुका और हमने उसका दर्द झेला है, लेकिन बजाय मूल कारण पर प्रहार करने के अगर आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर प्रहार करने की है, जो माननीय गृह मंत्री की भाषा थी कल संसद के अंदर, तो वो इस बात को दर्शाती है कि सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की हो है। तो अगर इनकी घोषणा पर हम चर्चा करें तो क्या अन्य घोषणाओं पर जो काम किया इन्होंने उसकी उपलब्धि क्या रही? अगर हम सिंपल सा लॉजिक के रूप में इसको देखें कि आपने कहा कि एमएसपी बढ़ा देंगे, किसानों को फायदा होगा, क्या हुआ? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हो गया क्या? क्या ये कारण नक्सलवाद के बढ़ावा देने के लिए मूल कारण नहीं है क्या? और झारखंड के अंदर आज भी चुनौतियां मौजूद हैं। मैं तो गिनती आपको बता सकता हूं कि छोटे छोटे स्प्लिटर ग्रुप हो या 44 ऐसे लोग हैं जिनके नाम मैं उसको टीवी पर लेना नहीं चाहता, जो आज भी चुनौती बने हुए, फिर देश के सर्वोच्च पंचायत में खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की जो होड़ है, वो क्या इस बात को क्या दर्शाती? ठीक है, अब इसका जवाब तो संतोष दास जी को ही देना होगा। संतोष दास जी, मैंने सबसे आखिर में इसीलिए आपसे सवाल रखने का मन बनाया कि आप बाकी सब लोगों की बात को सुन लें, समझ लें। जो बात आरजेडी ने कही या सीपीआई ने कही कि हम किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हैं, राजीव जी ने उससे आगे बढ़कर के कहा कि हम कोशिश करते रहे, लेकिन इसको क्रेडिट लाइन पर सिर्फ मत ले जाइए, यहां से आपकी चुनौती ज्यादा बड़ी होती है क्योंकि ये एक निर्णायक नियंत्रण है। आलोक जी ने अपने संघर्षों को याद किया और जिस तरीके की बलिदानी प्रक्रिया चली है उसका उन्होंने उल्लेख किया, अपना अनुभव साझा किया। सबसे बड़ी चुनौती घोषणा के बाद कि भारत से नक्सलवाद समाप्त है, भारतीय जनता पार्टी के सामने ही है, क्योंकि अब यह नक्सलवाद स्वरूप भी बदल सकता है, जिसका इशारा एक महक आ रही है। एक पत्रकार के रूप में मैं इस बात को पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो बात अभी तक अबूझमाड़ और बस्तर के जंगलों से चलती थी, वो अब शहरी इलाकों के कंक्रीट के जंगलों से निकलने वाली है। क्या बीजेपी इस बात के लिए तैयार है कि जिस तरीके की स्थिति 1967 में बनी, पैदा हुई, आगे बढ़ी, वो अब आगे 2027 ऑनवर्ड्स ना हो? जो इलाके विकास से अछूते थे वहां विकास हो, जहां नक्सल थे, जैसा राजीव जी कह रहे हैं कि अभी भी कई हिट लिस्ट में हैं, 44 नाम है उनके पास। मुझे लगता है कि शायद एक कोऑर्डिनेशन की अभी भी जरूरत है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को, ताकि इनका समूल नाश किया जा सके। अगर ऐसा है, आपकी योजनाएं आगे को क्या हैं अगर नक्सलवाद खत्म हुआ है, अमित शाह के शब्दों में? पहले तो सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश को ऐसा विपक्ष मिला जिसकी ना नीति न नियत कभी नक्सलवाद को खत्म करने की रही। कांग्रेस सहित मैं सभी विपक्ष की बात कर रहा हूँ। और देखिए, नक्सलवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित यदि कोई क्षेत्र रहा है तो वो छत्तीसगढ़ रहा है। यदि आप छत्तीसगढ़ के और भी अन्य अगल बगल की सीमाओं वाले राज्यों को गिनेंगे तो सबसे ज्यादा 75% से ज्यादा प्रभावित यदि कोई क्षेत्र रहा तो वो छत्तीसगढ़ रहा।
और छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका यदि कोई है तो वो बस्तर का क्षेत्र रहा है, जो बिहार घने जंगलों वाला क्षेत्र रहा है, जहां पर लंबे समय से लाल आतंक का साया मंडराता रहा है। मैं कुछ 2 साल के सिर्फ आंकड़े बताना चाहता हूं कि ये इच्छा शक्ति, ये दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति की जीत कैसे है कि माननीय केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया, उसमें देखिए केवल 2 साल के आंकड़े आपके सामने हैं। ये लगभग 1 दिसंबर 2023 से लेकर यदि 28 मार्च एक दिन पहले 2026 तक का आंकड़ा मैं अगर लूं तो लगभग 550 नक्सली मारे गए, लगभग 2898 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, लगभग 2038 के आसपास गिरफ्तारियां हुई हैं, लगभग 1500 माइंस पकड़े गए हैं, लगभग 1350 हथियार जब्त हुए हैं और लगभग 266 मुठभेड़ हुए हैं जिसमें नक्सलियों से संघर्ष हुआ है। कुल मिलाकर यदि मैं ये कहूं कि इन मुठभेड़ों में केवल सामान्य छोटे मोटे नक्सली नहीं पकड़े गए, माड़वी हिड़मा जैसे नक्सली पकड़े गए जो कहीं ना कहीं झीरम घाटी, जिसके लिए कांग्रेस हमेशा रोती रहती है कि उनके लोगों को वो नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, वो मास्टरमाइंड रहा है। माड़वी हिड़मा जैसे नक्सली को हमारी सेनाओं ने मार गिराया। बसव राजू जैसे बहुत बड़ा नक्सली नेटवर्क का जो मास्टरमाइंड है, जो चलाने वाला नेटवर्क है, वो पकड़ा गया, मारा गया। पापा राव हाल ही में उन्होंने 18 अपने सदस्यों के साथ आत्मसमर्पण किया अभी, और आज भी कुछ आत्मसमर्पण नक्सलियों ने कांकेर में किया है। तो लगातार देखिए आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और लगातार जो आत्मसमर्पण के बाद जो हमारी पुनर्वास की नीति है वो भी और बेहतर हो रही है। देखिए ये केवल नक्सलियों के खिलाफ केवल सेनाओं का संघर्ष नहीं है, वास्तव में ये आम जनता की जीत है। बस्तर की आम जनता के सहयोग के बिना देखिए संभव नहीं था, और यदि जनता ने सहयोग नहीं, जनता के साथ साथ माननीय मंत्री जी ने देखिए जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद किया, पत्रकारों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया है, और आने वाले समय में जो नक्सली मारे गए हैं और उनके परिजन और उसके पश्चात जो आत्मसमर्पण जिन्होंने किया है, उन सभी के पुनर्वास की व्यवस्था और बेहतर पुनर्वास नीति के तहत हो रही है, और बस्तर को एक विकसित बस्तर बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार संतोष जी, आपका कहना यह है कि आगे का प्लान भी तैयार है भारतीय जनता के पार्टी के पास। हम चर्चा को थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाते हैं वरना समय कम पड़ जाएगा, सवाल बहुत सारे हैं, अब इतना लंबा नक्सलवाद का पीरियड रहा है। शुभंकर भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, सीपीआई के प्रवक्ता हैं पश्चिम बंगाल से। शुभंकर दा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चूंकि नक्सल आंदोलन इसमें पैसा भी इन्वॉल्व रहा है और लेवी के नाम पर हजारों करोड़ की एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की गई, यह भी सच है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने नक्सलियों से गठजोड़ करके एक ऐसी स्थिति बनाई कि जो लर्नड तबके में, बुद्धिजीवियों में आकर के और अपनी धमक हनक पकड़ बना करके और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे थे। अभी आपको लगता है कि जो ऐलान संसद में हुआ है, जो बात कही गई है गृह मंत्री के द्वारा, उसके बाद आर्थिक चोट बहुत बुरी होती है, तो कोई दूसरा तरीका या तीसरा तरीका भी खोजा जाएगा ताकि जो आर्थिक नुकसान हुआ है, खासतौर से उनका जो नक्सल के नाम पर अपनी दुकान चला रहे थे, वो चुनौती होंगे। शुभंकर जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? शायद नहीं मिल रही है। हम अजय जी आपसे इसी सवाल का जवाब जानना चाहेंगे क्योंकि वामपंथ की विचारधारा को आप भी इस कार्यक्रम में आगे रख रहे हैं। अजय सिंह जी। देखिए शेखर जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि आप देखिए अभी हमारे डीजीपी साहब बहुत ही अच्छी बातों को रख रहे थे कि कैसे पनपा, क्या हुआ, लेकिन एक आप गंभीर बात देखिए कि आदिवासियों की जब भी जमीन लूटी जाती है, अभी झारखंड की बात हो रहे, बोले कि हमने आदिवासियों गोला गोली कांड हुआ, किसके लिए? जमीन का अधिग्रहण, जबरिया अधिग्रहण जमीन करने के लिए, किसके लिए? अडानी अंबानी के लिए। आपका देखिए बड़का गांव में गोली कांड हुआ, किसके लिए? जमीन अधिग्रहण के खिलाफ। खूंटी में जमीन आदिवासियों की हत्या हुई, पुलिस के द्वारा की गई।
आदिवासी की जमीन जब नहीं देना चाहता तो जबरिया जमीन अब अधिग्रहण करने जाते हैं, तो उनको एन केन प्रकार अगर आपको नहीं समझ में आता तो उनको आप कहते हैं कि हम नक्सली लोग हैं। अपना जमीनों की रक्षा के लिए जब वो विरोध का सवाल उठाते हैं तो आप कहते हैं कि नक्सली लोग हैं, ये विकास से बाधक है। आप गोड्डा प्लांट देख लीजिए जहां पर पूरा बिजली बनाता है अडानी का, वो पूरा बिजली जाता है कहाँ, बांग्लादेश को जाता है। जमीन गई है आदिवासियों की, और वो लोग जब विरोध करते हैं तो वो नक्सलवाद के नाम पर उनको जेलों में ठूस दिया जाता है। तो सवाल ऐसा है कि जब विकास का पैमाना हो तो वहां की जनता की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, उनका कंसर्न होना चाहिए कि हम चाहते कि यहाँ विकास हो। वो जमीन नहीं देना चाहते तो जबरिया आप अधिग्रहण कर लीजिएगा, जबरदस्ती उनको हटाने का काम किया, तब न कहीं वो उसका विरोध करते हैं, और जब विरोध करते हैं तब आप उनको नक्सलवादियों का नाम देते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से गिनाया कि 2016 से लेकर 2019 के बीच में झारखंड में सारंडा का जंगल हो, अभी राजीव जी कह रहे थे वहां भी नक्सलीपन पे, लेकिन विकास का पैमाना जब आप कीजिएगा, शिक्षा का प्रसार होगा, रोजगार का जब। ठीक है, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि भागीदारी की प्रक्रिया को बढ़ाना पड़ेगा। राजीव जी, मैं आपसे यहां पर कांग्रेस का अनुभव जानना चाहूंगा कि भागीदारी शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज, ये आपके शासनकाल में भी होता रहा है, और यह भी बात सही है कि भारत का बड़ा हिस्सा ऐसा है जो वन क्षेत्र है, आदिवासी बहुल इलाके हैं बहुत सारे। अगर अडानी, अंबानी, आप किसी उद्योगपति का नाम लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो आगे है, भाई टाटा है, रिलायंस, तो ये जो लोग आगे इंडस्ट्री में हैं वही इंडस्ट्री लगा पाएंगे। सरकार की नवरत्न कंपनियां आगे आ सकती हैं कुछ इलाकों में, लेकिन करना तो इन्हीं लोगों को पड़ेगा, शून्य से नहीं हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कुछ पुरानी नीतियों का जिक्र आप इस चर्चा में करेंगे जिससे यह भागीदारी सुनिश्चित हो सके? शायद संतोष जी के काम आएगी आगे की रणनीति बनाने में। देखिए, निश्चित रूप से मैं तो सबसे पहले उस बात का प्रतिकार करूंगा जो संतोष जी ने कहा कि कांग्रेसी रोना रोते। अरे साहब, हमने शहादत दी है, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कुछ बातों को। आप इतना ज्यादा उत्तेजना में क्रेडिट लेने की उत्तेजना में ये नहीं करिए कि किसी की संवेदनशीलता को आप संवेदनशील बातों को इस प्रकार से टीवी के माध्यम से, संसद के अंदर तो आपके नेता कह ही रहे, आप टीवी डिबेट में भी आकर के कह रहे हैं कि कांग्रेसी रो रहे हैं। अरे भैया, सड़वा जुलूम किसने शुरू किया? मैंने सारंडा के अधिकारियों का उल्लेख किया। ठीक है राजीव जी, मैंने आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, उस आरोप के चक्कर में आपका जो कीमती वक्त है, जो कीमती सुझाव है, वो रह जाएगा। ठीक है, उनकी बात जनता भी जान रही है, आप अपनी बात रखिए ताकि कांग्रेस का पक्ष मजबूत हो। यहां देखिए, निश्चित रूप से अजय जी ने जिन बिंदुओं को छूने का काम किया है उस पर काम होना चाहिए। आज भी जिस प्रकार से जिन गोली कांडों की चर्चा की, मैं अगर झारखंड के संदर्भ में ही चर्चा करें, ये पनपता क्यों? इस प्रकार से हम अडानी और अंबानी के विरोधी नहीं है, हम भी विकास के पक्षधर हैं, लेकिन विकास विनाश के बुनियाद पर नहीं हो सकता। विकास किसके लिए? समाज, हर कोई कहता है कि हम समावेशी विकास चाहते हैं, तो आखिर इस बात का जो एक गैप है, वो गैप को किस प्रकार से हम भर सकते हैं? विकास की बुनियादी चीजों को वहां तक पहुंचाने का काम हर सरकार ने किया है, अभी भी सरकार कर रही है, अब यहाँ पर हमारी सरकार कर रही है, आप लगातार उसमें प्रयासरत है। लेकिन एक संघीय ढांचा के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जिस प्रकार से मिल करके विकास के कामों को सरंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, कहीं ना कहीं झारखंड उसमें बाधित होगा। एक छोटी सी योजना का मैं जिक्र करूं कि अगर यहाँ पर जो प्रधानमंत्री गृह का जो लोन था उसको बंद कर दिया जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी रणनीति के आधार पर देश का विकास आप तय नहीं कर सकते, या संसद में खड़े होकर के ध्यान दे दिए। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। ठीक है, समग्रता में बात करनी होगी। आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा इस चर्चा में कि जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम होते हैं, तो आप ये निश्चित मानिए कि जो अभी तक चल रहा था उन इलाकों में जो नक्सलवाद से प्रभावित थे, वहां पर आपके जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही जाएंगे और ग्राउंड तैयार करेंगे ताकि डेवलपमेंटल प्रक्रिया वहां पर आरंभ हो सके।
और जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके हक को न मारा जाए, इसको कैसे समझाएंगे? क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही ग्राउंड पे होगा जो सरकार की तरफ से सबसे पहले कन्विंस करेगा उन आदिवासियों को। देखिए शेखर जी, पहले तो मैं अपने सभी पैनलिस्ट से एक अनुरोध करूंगा कि इस लड़ाई में निर्णायक जीत के लिए अपने पुलिस फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस को तो क्रेडिट दीजिए। दूसरी बात, नक्सल, मैंने पहले भी कहा था कि नक्सलवाद एक विचारधारा और नक्सल हिंसा, आप दोनों को मिक्स मत कीजिए। नक्सल हिंसा जो लोग करते थे, पॉलिट ब्यूरो, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से लेकर जोनल कमांडर, रीजनल कमांडर, स्टेट कमांडर, यानी कि जो आर्म्ड कैडर था, ये लड़ाई थी कि जो आर्म्ड कैडर है, जो एरिया को लिबरेट करके रखता है और हिंसा करता है, निर्दोष लोगों की हत्या करता है, उसके गर्दन को काट के शव को सड़क पे छोड़ देता है, वो बंद होना चाहिए। वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी प्राणघातक हमला करता है और निर्दोष लोगों की भी हत्या करता है। तो ये निर्णायक जीत जो हुई है, वो नक्सल आर्म्ड कैडर को समाप्त किया गया है। अब जो एरिया हमने उनके चंगुल से या उनके प्रभाव से मुक्त किया है, जैसे विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ का अबुझमाड़ इलाका जो है, और जो झारखंड के रिमोट एरियाज हैं, मैंने काम किया है, बंगाल में मैंने काम किया है, वो सब एरिया में अब डेवलपमेंट मिशनरी को आपको एक्टिवेट करना होगा। और मैंने उदाहरण दिया आपको सेंट्रल बिहार का सरकार आपके द्वार प्रोग्राम का। तो एक और जहां गवर्नमेंट एजेंसीज है, उनको उन एरियाज में डेवलपमेंट मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करके आगे बढ़ना होगा। वहीं दूसरी ओर नक्सल विचार, देखिए नक्सलिज्म के ग्रोथ के डिफरेंट स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है कि लोगों को नक्सल विचारधारा के प्रति प्रेरित करना। तो ये जो नक्सल विचारधारा है, ये आपने ठीक कहा, ये अर्बन नक्सलिज्म का रूप लेकर सामने आने का एक खतरा है। और इसीलिए ये डिबेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग अर्बन नक्सलिज्म से बचें अब, और यूथ जो हमारे मिसगाइड हो रहे हैं वो मेन स्ट्रीम में आए। तो ये सरकार को दो डबल स्ट्रेटजी पे चलना होगा। एक तरफ विकास, उन एरियाज में जो विकास से अछूते रहे हैं, ये सही है कि विकास में आप लोगों की भूमिका लीजिए, स्थानीय लोगों को आप सहयोग लीजिए, ये तो बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो विकास में होना ही चाहिए। लेकिन दूसरी ओर आपको ये भी देखना है कि भविष्य में नक्सल विचारधारा जो है वो फिर से प्रचार और प्रसार उसका नहीं हो। मैं बंगाल में भी मैंने काम किया और इत्तेफाक से वहां मैं नंदीग्राम एरिया में था सीआरपीएफ में, तो वहां तो जमीन का अधिग्रहण सीपीएम गवर्नमेंट ने किया था अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो किसी गवर्नमेंट को या किसी पार्टी को, मुझे लगता है कि अब सबको मिल के इसके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये देश के लिए है, ये देश का विकास का प्रश्न है। सभी का एक प्लेटफॉर्म पे इसमें आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंदीग्राम का जो जिक्र किया है, नंदीग्राम एक महत्वपूर्ण, वहां पर जिस तरीके से इंडस्ट्री लग रही थी, लेफ्ट की सरकार थी वहां पर, उस समय पर उसका अधिग्रहण हुआ और ममता बनर्जी ने अपने आंदोलन से उस पूरी चीज को नल एंड वाइट कराया, उस चीज को रद्द कराया। ये अपने आप में एक बड़ा, शेखर जी उसमें सीआरपीएफ की बहुत बड़ी भूमिका थी और मैं डीआईजी सीआरपीएफ था उस समय नंदीग्राम में। ठीक है, अजय जी क्या कह रहे हैं आप? शेखर जी मुझे एक सवाल हाँ, शेखर जी मुझे एक इतना ही सवाल पूछना आलोक जी से कि जबरिया जमीन अधिग्रहण में पुलिस की जो भूमिका होती है वो क्यों कॉर्पोरेट के साथ जाती है और गोली क्यों चलाती है जब ग्रामीण विरोध करते हैं? क्योंकि जनता का दिया हुआ जमीन है, मेरी जमीन है, मैं सरकार को दूं चाहे नहीं दूं, उसके लिए पुलिस गोली चला के। ठीक है अजय जी, सवाल हो गया, जवाब लेने दीजिए। आलोक जी, महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए अजय जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप भूमि विवाद को नक्सलवाद से जोड़ रहे हैं। नक्सलवाद एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। आप कुछ घटनाओं का जिक्र किया, मैं हजारीबाग में भी एसपी रहा हूं, बड़का गांव की घटना का आपने जिक्र किया, या आप खूंटी की घटना का जिक्र किए। तो लैंड, जब भी सरकार की पॉलिसी आती है लैंड एक्वायर करने की, जैसा नंदीग्राम में मैंने देखा कि वहां स्थानीय लोगों ने विरोध किया, सीआरपीएफ को जाना पड़ा। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। खूंटी का एग्जाम्पल है। तो ये लैंड एक्विजिशन और पब्लिक का विरोध और पुलिस की कार्रवाई, ये नक्सलवाद नहीं है। नक्सलवाद से आप पहले समझिए कि नक्सलवाद एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से काम करता है। एक सेकंड अजय जी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए।
स्थानीय जो मुद्दे हैं भू विवाद के या जबरिया भू विवाद जो आप बोल रहे हैं कॉरपोरेट के साथ मिलकर, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई उदाहरण है कि स्थानीय पुलिस, लोकल पुलिस इतनी समर्थ और सशक्त नहीं होती है कि वो कॉरपोरेट के साथ मिलकर जमीन जबरदस्ती कब्जा करा। ठीक है, ठीक है, लोकल पुलिस नहीं होती है। मैं ठीक है, आपके पास समझ गया आलोक जी। मैं बहुत जल्दी से इस समय 1 मिनट, अजय जी अब रुक जाइए, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। राजकुमार जी 1 मिनट के अंदर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा देते हैं कि तुम हमें जमीन मुहैया कराओ, हम उस जगह पर जाकर के अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, इतना तुम्हें देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। ये इन्फ्लुएंस जिस तरीके से अब तक होता रहा है, आरजेडी क्या उस चीज को किसी तरीके से बदलने के पक्ष में या रास्ते में है? आपको लगता है कि ये चीजें रोकनी पड़ेंगी? शेखर जी देखिए, बुनियादी तौर पर आप इन समस्याओं पर अगर डिबेट करा रहे हैं तो यह समझना होगा, दरअसल यह जो एक मुहिम है वह मुहिम समाधान की तरफ जो बढ़ना चाहिए, जो बुनियादी तौर पर महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके जड़ में जाकर समाधान ढूंढना चाहिए। उसमें विकास और विस्थापन की समस्या है। एक तरफ आप विकास करने की प्रक्रिया के हिस्सेदार अगर आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो लोग वहां रहते हैं, जो जल जमीन जीवन उसका हिस्सा होता है, उसको समझना होगा उन चीजों को। आप सिर्फ समाधान बल प्रयोग के द्वारा, हिंसक गतिविधियों के द्वारा समाधान ढूंढ रहे हैं। ये हमारे डीजीपी साहब बोल रहे थे, उनका अनुभव होगा। ठीक है, मैं आपकी बात भी समझ ली मैंने। संतोष जी से मेरा इस चर्चा का आखिरी सवाल, अब मेरे पास समय नहीं रह गया, मैं बीजेपी को ही आखिर का 1 मिनट दूंगा। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2 तरीके की चीजें हैं विचारधारा के एंड पर। अभी भी जो लेफ्ट की विचारधारा है या माओ की विचारधारा है वो जीवित है भारत में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वामपंथी पार्टियां हमारे देश में अपनी तरह से पॉलिटिक्स करती हैं। हिंसा का विरोध उन्होंने भी कहा है कि हम करते हैं, लेकिन यह भी बात सही है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उन लोगों को रहता है जो बंदूक की नली से अब तक क्रांति करते रहे। बड़ा खतरा दिल्ली जैसे इलाकों में, अर्बन इलाकों में बढ़ गया है। गांधी की गिरफ्तारी आज से 1 दशक पहले हुई थी, लेकिन उसके जैसे न जाने कितने गांधी इस समय कितने शहरों में इसी नक्सल अर्बनिज्म को बढ़ाने के लिए तैनात हैं। वो अगली रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी की अगले स्टेप की रणनीति कहां पर है? ये आखिरी सवाल है इस चर्चा का। देखिए शेखर जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि देखिए, गरीबी के कारण नक्सलवाद नहीं है, बल्कि नक्सलवाद के कारण गरीबी है। आप जरा हमारे इलाके में आइए, आप बस्तर में आइए, जरा देखिए अबुझमाड़। अभी हमारे आलोक जी ने स्पष्ट रूप से कहा, अबुझमाड़ सबसे घनघोर इलाका था जहां पर सबसे ज्यादा नक्सलवाद था। वहां पर विकास की एक किरण भी नहीं पहुंची थी। उस इलाके को नक्सलवाद से मुक्त किया गया है। और हमारी सरकार क्या कर रही है, उस अबुझमाड़ को एजुकेशन सिटी, एजुकेशन हब के रूप में डेवलप कर रही है, ताकि वहां के युवाओं को रोजगार मिल सके। हमने वहां पर नियत नेलालार जैसी योजनाएं लागू की हैं, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार, सारी चीजों की व्यवस्था हो सके। तो कुल मिलाकर देखिए, सरकार की मंशा है कि कहीं ना कहीं बंदूक छोड़कर ये नक्सली जो है वो मुख्य धारा में वापस आए। और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए हमने अभी भी एक बहुत अच्छी चीजें अभी हुई विधानसभा में। लगभग 120 समर्पित नक्सलियों ने विधानसभा का भ्रमण किया है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का। ये अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर है, बहुत बड़ी लोकतंत्र की जीत मैं कहूंगा इसे, कि उन्होंने देखा है कि कैसे विधायक और सांसद, विधायक मिलके, मंत्री मिलके काम करते हैं विधानसभा में। तो ये एक तरह से लोकतंत्र से जोड़ने का अभियान है। हम पुनर्वासित नक्सलियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसका समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, आज 31 तारीख अंतिम दिन है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि नक्सलवाद से मुक्ति का ये अभियान आज एक अभियान आप समाप्त हुआ है। ठीक है, आने वाले समय में यदि विचारधारा से लड़ना होगा तो निश्चित रूप से माओवादी विचारधारा एक बहुत ऐसी विचारधारा है जिसकी लड़ाई अंत तक हमेशा जारी रहेगी। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी महत्वपूर्ण विषय पर सीमित समय में जो सवाल मैं रख सका, जो जवाब आपने दिए, वो देश के काम आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जिस तरीके से हमारे देश में 31 मार्च 2026 आम तौर पर अकाउंट्स के सेक्शन में यह तारीख खाता बंद करने की मानी जाती है, नक्सलियों का भी खाता बंद हुआ है
31 मार्च 2026 आखिरी तारीख। बहुत बड़ा एक आर्थिक साम्राज्य भी इसी लाल कॉरिडोर में तैयार हुआ। वो खाता भी आज के दिन ही बंद हो रहा है, 31 मार्च को बंद हो रहा है। लेकिन यहां से चुनौती भी बड़ी हो रही है कि जिन नक्सलियों को अब तक हम ऐसे क्षेत्रों में ढूंढते थे जो जंगल के इलाके हैं, बीहड़ के इलाके हैं, जहां आदिवासी रहते हैं, जिनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजें नहीं पहुंची, वो अपनी जड़ जंगल जमीन के लिए लड़ते आए और उसमें भी ऐसे लोगों ने फायदा उठाया जिनकी पॉलिटिकल इक्वेशंस थी। और फिर स्थिति ऐसी बनी कि इसी हिंदुस्तान में आम हिंदुस्तानियों से ही नक्सल क्रांति के नाम पर बंदूक की नोक से क्रांति की इबारत लिखने की कोशिश होने लगी। यह मौजूदा समय का सबसे बड़ा सच है, मौजूदा इतिहास का सबसे बड़ा सच है, तारीख है कि 31 मार्च 2026 को भारत में नक्सलवाद का औपचारिक अंत हो गया। लेकिन वैचारिक रूप से नक्सलवाद अभी भी मौजूद है। वो उन जंगलों से निकलकर शहरों की तरफ बढ़ रहा है, बहुत हद तक पहुंच भी चुका है। दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने बंदूक का रास्ता अपनाया था। सरकार ने यह बात सही है कि बंदूक छोड़ो और बात करो, इस पॉलिसी के तहत, इस नीति के तहत उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है। बंदूक का जवाब, गोली का जवाब गोली से दिया गया है, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। 1967 से तमाम प्रक्रियाएं चल रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। भारत के भीतर भारत के ही लोगों को विरोध में उतार करके एक अलग तरीके का इतिहास लिखने का जो प्रयास हुआ, वो पन्ना आज जड़ से समाप्त हुआ है। यह वास्तव में आम हिंदुस्तानी के लिए भी जश्न का दिन है, बहुत बड़ा मौका है। इतिहास की सबसे बड़ी तारीखों में से एक तारीख है 31 मार्च 2026 की। याद रखिएगा कि जिस नक्सल आंदोलन का अंत हुआ है, जिस नक्सलवाद का अंत हुआ है जंगलों से, वो शहर में आकर के अपनी जड़ें न जमाने पाए। यकीन मानिए कि माओ की विचारधारा हमारे देश की विचारधारा है नहीं। यह एक ऐसी विचारधारा है जो आपको जवानी में उस ऊंचाई तक लेकर के जाती है जहां पर आप क्रांति की नई तस्वीरों को खींचने का मादा रखते हैं। लेकिन अगर आप बुढ़ापे तक इस माओ पर टिके रह गए तो यह खत्म भी कर देती है, जैसे बहुत सारे वामपंथी देश आज इतिहास के पन्ने बन चुके हैं। तो भारत में समय रहते बुढ़ापे के ही समय इस विचारधारा को एक जगह पर अंत किया गया है, खासतौर से बंदूक की क्रांति को। जरूरत है कि इस विचारधारा के जो लोग अभी भी आगे बढ़ाने पर तुले हुए हैं उन्हें भी समझा जाए, और देश में देश की जो विचारधारा है, जो भारत को आगे ले जा सकती है, उस विचारधारा के साथ 150 करोड़ लोगों में आखिरी आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचे। कोई भी सरकार हो, आगे जिम्मेदारी उसी की बनेगी। फिलहाल जो सरकार ने किया है वो एक शानदार इतिहास की तारीख बन चुका है। नमस्कार।